मानव मस्तिष्क सच में एक कमाल का बेहद जटिल तंत्र है। स्रोतों के इस पूरे विश्लेषण में हम इसी तंत्र को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे कुछ ऐसे सोचिए, इंटेलिजेंस यानी हमारी बुद्धि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर है, एकदम मेन इंजन की तरह। और पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व उस इंजन की एक अनोखी अभिव्यक्ति है, उसका अपना एक अलग कैरेक्टर है। अब शिक्षा और मनोविज्ञान की दुनिया में इन दोनों को समझना किसी खजाने की चाबी मिलने से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बुद्धि की अवधारणा, फिर बुद्धि के सिद्धांत, उसके बाद इंटेलिजेंस कोशेंट यानी आईक्यू, फिर व्यक्तित्व के सिद्धांत और आखिर में व्यक्तित्व का मापन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुद्धि की अवधारणा की। आखिर ये बुद्धि है क्या? अगर बुनियादी तौर पर देखें तो ये नई चीजें सीखने, तर्क करने, उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने और हर नई परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालने की वो मानसिक क्षमता है जो हम इंसानों को इतनी ताकत देती है। इस पर मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने का नजरिया काफी साफ और सीधा है। वो कहते हैं कि बुद्धि सही निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता है। यानी बिने इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल मानते हैं जिसका इस्तेमाल हम हर रोज अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए करते हैं। अब बिने के इस प्रैक्टिकल नज़रिए से थोड़ा अलग लुइस टर्मेन के विचारों पर गौर करते हैं। उनका फोकस बिल्कुल अलग जगह है। टर्मेन का मानना है कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता ही बुद्धि है। मतलब जो चीज़ें हमारे सामने साक्षात मौजूद भी नहीं हैं, उनके बारे में सोच पाना, उनका विश्लेषण कर पाना, टर्मेन के हिसाब से असली बुद्धिमत्ता यही है। और इस लिस्ट में विलियम स्टर्न की परिभाषा पूरी चर्चा को एकदम रियल वर्ल्ड से जोड़ देती है। वो कहते हैं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया में होने वाले अचानक बदलावों के हिसाब से खुद को फटाफट ढाल लेना ही समझदारी की सबसे बड़ी निशानी है। सही बात है ना? बुद्धि के सिद्धांत। तो चलिए अब हम बेसिक परिभाषाओं से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक इस प्रोसेसिंग पावर को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन का ये 2 फैक्टर थ्योरी वाकई बड़ा दिलचस्प है। इसे समझने के लिए एक कंप्यूटर की कल्पना कीजिए। स्पीयरमैन कहते हैं कि बुद्धि 2 हिस्सों में बटी होती है। एक है जी फैक्टर या जनरल इंटेलिजेंस, जो बिल्कुल आपके कंप्यूटर के मेन प्रोसेसर की तरह है। हर छोटे बड़े काम में इसी का इस्तेमाल होता है। और दूसरा है एस फैक्टर यानी विशिष्ट क्षमता, जो किसी खास सॉफ्टवेयर या ऐप की तरह है, जिसे सिर्फ किसी एक स्पेशल काम, मान लीजिए कोडिंग या पेंटिंग के लिए ही बनाया गया हो। अब स्पीयरमैन से एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लुइस थर्स्टन, जिन्होंने अपनी ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी। थर्स्टन ने दिमाग को सिर्फ 2 हिस्सों में सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने इसे 7 अलग-अलग प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में बांट दिया। इनमें शब्द ज्ञान, अच्छी मेमोरी, तर्क, गणना करने की क्षमता, इमेजिनेशन, भाषा और स्पीड शामिल हैं। और ये सातों मिलकर हमारी पूरी बौद्धिक रूपरेखा तैयार करते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी इस दायरे को और भी ज्यादा बड़ा कर देती है। गार्डनर ने दुनिया को बताया कि स्मार्ट होना किसी एक सांचे में फिट नहीं बैठता। उनके अनुसार बुद्धि कई तरह की होती है। और सच मानिए, इस थियरी ने एजुकेशन की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि ग्राउंड पर कमाल करने वाला एक एथलीट या म्यूजिक में डूबा एक बच्चा भी उतना ही जीनियस है जितना कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई टॉपर। बुद्धि लब्धि या आईक्यू। अब सवाल उठता है कि इस बुद्धि को मापा कैसे जाए। इसे एक नंबर में कैलकुलेट करने का ये शानदार आइडिया सबसे पहले विलियम स्टर्न के ही दिमाग में आया था। तो अहम बात यह है कि आखिर ये कैलकुलेशन होती कैसे है। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। आपको बस मानसिक आयु यानी मेंटल एज को वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करना है और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस ये एक ऐसा स्टैंडर्ड तरीका है जिससे बुद्धिमत्ता का एक एकदम क्लियर और कंपैरेबल आंकड़ा हमारे सामने आ जाता है। चलिए इसे एक छोटे से और मज़ेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है। मतलब उसका दिमाग 12 साल के बच्चे जितना तेज चलता है, लेकिन उसकी असली उम्र सिर्फ 10 साल है। तो हम क्या करेंगे? 12 को 10 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। जवाब क्या आएगा? बिल्कुल सटीक 120 का आईक्यू स्कोर। अब हर स्कोर का मतलब एक जैसा तो हो नहीं सकता, इसलिए इन नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एवरेज बुद्धि को हमेशा 90 से 110 के बीच माना जाता है।
अगर किसी का स्कोर 120 से 140 है तो वो बहुत बुद्धिमान है और 140 के पार वाले लोग जीनियस कहलाते हैं। दूसरी तरफ 90 से कम स्कोर वाले औसत से कम की श्रेणी में आते हैं। कुल मिलाकर ये टेबल इंसान के दिमाग की उलझन को एक बहुत ही साफ और आसान स्ट्रक्चर दे देती है। व्यक्तित्व के सिद्धांत, दिमाग के इंजन को तो हमने समझ लिया, पर अब बात करते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व दरअसल किसी भी इंसान के बर्ताव, उसकी सोच, भावनाओं और उसकी सभी आदतों का एक पूरा पैकेज है। गॉर्डन ऑलपोर्ट ने इसे बड़े ही सटीक तरीके से समझाया है। वो कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। मतलब ये कि पर्सनालिटी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये हमारे मन और शरीर के गुणों का एक लगातार बदलता और एक्टिव रहने वाला सिस्टम है। अब ये सारे अलग अलग तत्व एक साथ काम कैसे करते हैं, इस पर हैंस आइजन का ये कोटेशन बहुत कुछ क्लियर कर देता है। वो कहते हैं, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव और बुद्धि का सामंजस्य है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि जिस बुद्धि के बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे ना, वो दरअसल हमारे इस पूरे व्यक्तित्व का ही एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। अब अगर पर्सनालिटी की गहरी बनावट को समझना हो तो सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिटिक थ्योरी सबसे मजेदार मॉडल्स में से एक है। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व 3 लेवल्स पर काम करता है। पहला है इड, जो हमारी बुनियादी और दबी हुई इच्छाएं हैं। तीसरा है सुपर ईगो, जो हमारी नैतिकता या मोरालिटी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, एक कंधे पे शैतान और दूसरे पे फरिश्ता, और इन दोनों के बीच फंसा है हमारा ईगो, जो असलियत के आधार पर लगातार इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। सच में यह दिमाग के अंदर चलने वाली एक कभी ना खत्म होने वाली सौदेबाजी है। लेकिन फ्रॉइड के संघर्ष से अलग ट्रेट थियरी या गुण सिद्धांत का नजरिया थोड़ा दूसरा है। ऑलपोर्ट और कैटल जैसे मनोवैज्ञानिक इस बात पे जोर देते हैं कि पर्सनालिटी कोई संघर्ष नहीं, बल्कि कुछ परमानेंट गुणों का कलेक्शन है। जैसे कोई कितना मिलनसार है, कितना ईमानदार है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस है, या वो इमोशनली कितना स्टेबल है। यही सारे गुण मिलकर तय करते हैं कि कोई इंसान किसी खास सिचुएशन में कैसा बर्ताव करेगा। व्यक्तित्व का मापन। चलिए अब इस दिलचस्प सवाल पर आते हैं कि किसी इंसान के अंदर छिपे इस इतने जटिल और रहस्यमयी व्यक्तित्व को आखिर नापा कैसे जाता है। तो मनोवैज्ञानिकों के पास इसके लिए कुछ कमाल के तरीके हैं। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। इनका काम है इंसान के मन की गहराइयों में दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं को बाहर निकालना। जैसे कि रोशा का वो बहुत ही मशहूर इंक ब्लॉट टेस्ट। इसमें लोगों को स्याही के कुछ अजीब से अस्पष्ट धब्बे दिखाए जाते हैं, और मजे की बात यह है कि इंसान अनजाने में ही अपने अंदर चल रहे विचारों को उन खाली और अस्पष्ट डिजाइन्स पर प्रोजेक्ट कर देता है ना कमाल का तरीका। इन प्रोजेक्टिव टेस्ट के अलावा कुछ बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके भी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चनर टेस्ट, MMPI और 16PF। इनमें सवालों की एक लंबी लिस्ट होती है जिनके सीधे सीधे जवाब देने होते हैं। और हाँ, इंटरव्यू मेथड तो है ही। इसमें मनोवैज्ञानिक सीधे बातचीत करके इंसान के व्यक्तित्व को बहुत करीब से और बारीकी से परखते हैं। चलिए अब इन सारी बातों को एक जगह समेटते हैं। एक बड़ा सवाल जो अब खड़ा होता है वो ये है कि बुद्धि और व्यक्तित्व की इन क्षमताओं को समझना रियल वर्ल्ड में और खासकर एजुकेशन के फील्ड में इतना जरूरी क्यों है। इसका सीधा सा जवाब है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना। देखिए, जब एक टीचर को यह समझ आ जाता है कि हर स्टूडेंट का दिमागी इंजन और उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, तभी वो असल मायने में इफेक्टिव तरीके से पढ़ा सकते हैं और उन्हें सोसाइटी में ढलने में मदद कर सकते हैं। तो अब अगली बार जब आप किसी नई जगह या नए लोगों के बीच जाएं, तो जरा सोचिएगा, हमारे आसपास के लोगों का यह मेंटल इंजन और उसका कैरेक्टर मिलकर उस माहौल को कैसे बना रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, क्या हम उन्हें सच में उसी रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो